नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम आज के बाजार का पूरा ब्यौरा देते हैं और इस आधार पर करवाते हैं आपकी कल के बाजार की विशेष तैयारी। यही नहीं, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, करना कुछ नहीं है। आप अपने सवाल हमें भेजिए YouTube पे। जी हाँ, YouTube के कमेंट बॉक्स में ये शो देखते वक्त आप अपने सवाल भेज सकते हैं। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल की चर्चा में मिलेगा, और जिन सवालों को आपने पिछले दिनों यानी कि मंगलवार को पूछा था उसका जवाब आज की चर्चा में दिया जाएगा। याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए तो अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है और कितनी संख्या में आपने शेयर को रखने के साथ ही उसका भाव जरूर बताइए, और साथ ही अपना नजरिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्या व्यू जानना चाहते हैं वो स्पष्ट भाषा में लिखिए। हमारे एक्सपर्ट उस हिसाब से आपको राय देंगे। तो जिन लोगों ने कल सवाल पूछे थे उनके जवाब आज दिए जाएंगे, और इन सब के बीच में मुझे खुशी हो रही है परिचय कराते हुए हमारे साथ विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल स्नेहा पोद्दार इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। स्नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह साहब भी जुड़ चुके हैं। तेजस, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं कि बाजार ने क्लोजिंग किन स्तरों पर रखी। तो 81 अंकों की गिरावट निफ्टी में, 25,750 के पास बंद हुआ निफ्टी। 261 अंकों की गिरावट रही बैंक निफ्टी में, और 58,950 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो लाल निशान में ही नजर आए। 1% से ज्यादा टूटा मिड कैप, और स्मॉल कैप में भी गिरावट हावी रही। यहां पर लगभग 1% की गिरावट हमने आज के दिन देखी। अगर हम निफ्टी के गेनर्स को देखें तो आयशर मोटर्स आज 1.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा HDFC लाइफ 1% से ज्यादा की मजबूती हमें यहां देखने को मिली। HDFC लाइफ यहां भी 1% की तेजी हमने देखी। टाटा स्टील, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में आधे से 1% तक की मजबूती नजर आई। अब बात करते हैं लूजर्स की लिस्ट की। तो इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो का शेयर लगभग यहां पर 3.5% टूट कर बंद हुआ। इटर्नल की बात करें तो लगभग 3% यहां पर गिरावट रही। ट्रेंड की बात करें तो लगभग 0.25% की गिरावट हमें नजर आई। अडानी एंटरप्राइजेज ये भी लगभग 1.5% टूटा। JSW स्टील भी लगभग 1.25% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। मार्केट ब्रेथ लेकर आइए, एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर हम उसको देखें तो जो एक तरह का ट्रेंड था शुरुआती सेशन में, वो पूरी तरह से पलट गया। डिक्लाइंस का पलड़ा भारी हुआ। बाजार बंद होने तक 1657 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में थे, और 1238 शेयर ऐसे थे जो कि दबाव झेलते हुए नजर आए। तो ये था पूरा बाजार का ब्यौरा। और सबसे पहले तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा ही वोलेटाइल मार्केट, और इस मार्केट में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये बताइए, कल जो लोग बाजार में उतरे वो अब यहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन लेवल्स का ध्यान रखें? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के करीब ही बंद हुआ है। 25,700 25,725 के करीबन एक अहम सपोर्ट जोन है निफ्टी में। इसकी जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट है। पिछले अगर हम देखेंगे 20 से 25 दिन का डेटा, तो लगातार निफ्टी ने 50 दिन की मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। तो हम मेक और ब्रेक सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। और आज एक एफओएमसी की मीट है जिसमें आज रेट डिसीजन के बारे में अनाउंसमेंट आएगा लेट इन द इवनिंग। तो उसके चलते हमें कल बाजार में एक क्लियर कट डायरेक्शनल मूव होगा। बट जब तक हम 50-700 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम सेफ है। अगर 50-700 का लेवल अगर ब्रेक होता है टुमारो, देन मुझे लग रहा है एक 200 से 300 पॉइंट की गिरावट आ सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी लगातार पिछले 2 हफ्तों से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 58,800 एक मेजर सपोर्ट है और 60,100 एक मेजर हर्डल है। तो 1000 से लेके 1200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट कर रहा है। सो कल एक अहम दिन रहेगा। अगर 58,800 का लेवल ब्रेक होता है एट मार्केट ओपनिंग, तो मुझे लग रहा है 800 पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है बैंक निफ्टी में। जब तक ये मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन इंटैक्ट है 58,800 का, हम सेफ है बैंक निफ्टी में भी अभी तक। तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, लेवल्स का ध्यान रखिए।
चलिए इन सब के बीच में अब जरा YouTube के सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल राधा गोविंदा दास का है और इन्होंने दो स्टॉक पे राय जाननी चाहिए। स्नेहा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहला है बलरामपुर चीनी, इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, 549 549 की इनकी बाइंग है और यहां पर इनको नुकसान हो रहा है। भेल, इन्होंने 150 शेयर लिए हुए हैं और 304 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। पूछ रहे हैं कि कितना समय और देना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में नुकसान की भरपाई के लिए। देखिए, बलरामपुर चीनी जो शुगर सेक्टर को बिलोंग करती है, तो ये काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर रहता है क्योंकि सिक्लिकल है नेचर में। तो इस पे बिकॉज अभी गवर्नमेंट बात कर रही है कि शुगर मैंने एक्सपोर्ट्स के लिए वो और ओपन कर सकती है सेक्टर को। तो हायर क्वांटिटी एक्सपोर्ट्स होने के चांसेस है, तो प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलेगा। तो बलरामपुर चीनी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा होल्ड करिए। भेल में कंसर्न ये है कि जब तक केपेक्स रिवाइव नहीं होगा तो स्टॉक थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा। तो भेल थोड़े से अगर आपका लंबा नजरिया है तो आप उसे डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो शायद आपको यहाँ पे लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। तो दोनों स्टॉक पर आपको अलग अलग रणनीति मिलती हुई। रमेश सिंह का सवाल लेते हैं मुरादाबाद से और इन्होंने इंडिगो पर व्यू जानना चाहा है। 3 महीने का इनका नजरिया है और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूं तेजस, 5,739 5739 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनको 46,675 का नुकसान हो रहा है। बोल रहे हैं 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं, बताइए क्या राय है आपकी। देखिए, इंडिगो की बात करें तो लगातार पिछले 7-8 दिनों से हम स्टॉक में एक भारी गिरावट देख रहे हैं। 5900 से लगातार ये स्टॉक गिरा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक हो गया है। स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है और स्टॉक अगर अगर इनको 50 से लेके 5400 के बीच में अगर जाता है तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उछाल का आपको वेट करना होगा और वहां से एग्जिट करने की आपको सलाह। सचिन कुमार का सवाल लेते हैं और ग्रो पर स्नेहा इनका सवाल है। 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं ग्रो के और इनकी एवरेज प्राइस है 158। फिलहाल इनके भाव से नीचे है स्टॉक और हल्का नुकसान इनको यहाँ पर होता भी हुआ हम देख पा रहे हैं, 2400 रुपए के आसपास। बताइए क्या राय होगी ग्रो पे स्नेहा। प्रशांत जी, ग्रो पे हमारा कवरेज तो नहीं है, बट बिकॉज इसमें लॉक इन ओवर हुआ है तो थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। ओवरऑल बिकॉज मार्केट भी माने मार्केट भी काफी ठंडा है, तो उसके कारण भी जितनी भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है उसमें आप एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे, प्रेशर देख रहे हैं। तो जब तक कैपिटल मार्केट में ओवरऑल जो वॉल्यूम है जब तक वो रिवाइव नहीं होगी, तो जितनी भी ब्रोकिंग हाउसेस है उन पे भी प्रेशर डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। तो ग्रो भी उसी का शिकार है। एंड अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, बट बस वही है कि ये शॉर्ट टर्म में नहीं परफॉर्म करेगी, बिकॉज मार्केट में जब तक ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन नहीं आएगा तो ओवरऑल वॉल्यूम नहीं पिकअप होता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म अगर आप 1 ईयर से ज्यादा का व्यू रखते हैं तो इसे होल्ड कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो लॉन्गर टर्म का नजरिया है तो आप बने रहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म नजरिया लेकर चल रहे हैं तो निकल जाना आपके लिए बेहतर होगा किसी भी उछाल में। इम्तियाज मेमन का अगला सवाल लेते हैं और इन्होंने सिप्ला बाई किया हुआ है 1590 1590 इनकी प्राइस है। 100 शेयर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं और फिलहाल 9910 रुपए का नुकसान तेजस देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं सिप्ला पे। देखिए, सिप्ला की बात करें तो ये स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2-3 महीनों से और स्टॉक लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन बना रहा है। बट इसका जो सपोर्ट है वो 1455 से लेके 1475 के बीच में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो क्योंकि इनका जो बाइंग प्राइस है अभी वहां से कोई लंबी गिरावट तो आई नहीं है स्टॉक में, तो मैं एक होल्ड करने की सलाह दूंगा। 1455 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए स्टॉक में। अगर इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए।
चलिए, तो आपको एक बेहतर रणनीति भी बताएगी, लेवल्स का ध्यान रखिएगा जो तेजस बता रहे थे, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाइए। राहुल कुमार हमारे एक दर्शक हैं, यूट्यूब पे इनका सवाल आया हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक पे राय जानना चाहते हैं और 63 रुपीज़ 63 रुपये की इनकी बाइंग प्राइस है और अच्छा खासा नुकसान वहाँ से झेल चुके हैं और हैरानी की बात है कि निकलने की कहीं ऐसा लग रहा है कि मौके देखा होगा इन्होंने, लेकिन निकल नहीं पाए होंगे और ओला इलेक्ट्रिक लगातार एक तरह के प्रेशर में ही है। बताइए क्या कहना चाहिए स्नेहा, ओला इलेक्ट्रिक पे थोड़ा समय दिया जाए तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो सकती है? देखिए बोलना डिफिकल्ट है कि रिकवरी हो सकती कि नहीं, बिकॉज ओला इलेक्ट्रिक मैंने ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ईवी स्पेस में ओला इलेक्ट्रिक मार्केट शेयर उसकी इरोड हो रही है कंपेयर टू दूसरे प्लेयर्स जो कि गेन कर रहे हैं। तो जब तक ये मार्केट शेयर वो रिकवर वापस रिगेन करना स्टार्ट नहीं करते तब तक उन पे ये प्रेशर बना रहेगा। अब मैंने ये इस सिचुएशन में जहाँ पे कि ओवरऑल मैंने ईवी में वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हो रहे हैं, जो डेटा पॉइंट्स रिलीज आ रहे हैं। अगर ग्रोइंग मार्केट में भी अगर कंपनी मार्केट शेयर नहीं गेन कर पा रही है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस कंपनी के लिए बहुत क्विकली यहाँ से रिबाउंड करना। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ से निकल जाए और कोई बेटर काउंटर में इन्वेस्ट करे, बिकॉज यहाँ पे रिस्क काफी हाई है। चलिए, तो जो रिस्क है वो यहाँ पर हाई होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आपको निकल जाने की सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। अनुज सिंह हमारे एक दर्शक हैं और हिंदुस्तान कॉपर पर राय जानना चाहते हैं। 99 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस अच्छी है 360 की, 360 के भाव पे इन्होंने लिया है और यहाँ पर इनको फायदा भी होता हुआ। पूछ रहे हैं कि आगे इस पर क्या आउटलुक बन रहा है। तेजस? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पिछले 2-3 महीनों से हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बायस पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कॉपर में होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा उनको 342 का, और मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक का लक्ष्य बैठ रहा है 380 का, और वो सरपास होता है तो 400 तक के भी लक्ष्य हम देख सकते हैं। तो एक आउट परफॉर्मेंस साफ तौर पर हिंदुस्तान कॉपर में दिख रही है और ये जो है आगे भी जारी रह सकती है। दीनानाथ सिंह हमारे अगले दर्शक हैं। ट्रेंट इन्होंने खरीदा हुआ है स्नेहा जी, और हालांकि इनका 1 महीने का नजरिया है, तो तेजस मुझे आपके पास आना पड़ेगा। सिर्फ 1 महीने का नजरिया चाह रहे हैं ट्रेंट पे। 100 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 4100 की। बताइए 1 मंथ का व्यू ट्रेंट पर 4100 का इनका बाइंग प्राइस है। देखिए, स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले 2-3 महीनों से। 5600 से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है और लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अगर कोई पुल बैक रैली आती है तो अगर इनका छोटी अवधि का नजरिया है तो निकल जाना चाहिए। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 3800 का स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बट सिंस ही इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, कोई भी पुल बैक रैली आती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, तो एक अंडर परफॉर्मेंस है और जाहिर सी बात है कि वहां पर आपको एक स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ इस स्टॉक को ट्रैक करना होगा। वैद्यनाथ दास हैं और इन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल्स में खरीदारी की हुई है। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इनकी बाइंग प्राइस ऊपरी स्तरों की है, 425 की है। समय का कोई अभाव नहीं है, ये कह रहे हैं समय दे सकता हूँ, लेकिन क्या समय देने पर रिकवरी आ सकती है? स्नेहा? देखिए थोड़ा सा बोलना डिफिकल्ट है, बिकॉज टाटा मोटर्स की जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफी अच्छा कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इनकी JLR जो ग्लोबल बिजनेस है एंड जो ऑलमोस्ट 3/4 रेवेन्यू कंट्रीब्यूट भी करती है, वहां पे थोड़ा पेन है। इनके जो JLR में 3 मेजर मार्केट है, बेसिकली यूरोप और चाइना। तीनों ही मार्केट में थोड़ी सी स्लो डाउन दिख रही है। तो ये रिकवरी JLR में कब आएगी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप इसे लंबा होल्ड करें एंड ओवरऑल जब JLR रिवाइव हो जाए तो डेफिनेटली स्टॉक में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। बट एट दिस जंक्शन वो थोड़ी सी रिकवरी डिफिकल्ट लग रही, बिकॉज चाइना खुद अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा है एंड यूरोप में ओवरऑल स्लो डाउन है एंड US के अपने खुद के चैलेंजेस एंड प्लस टेरिफ
सिचुएशन के अंडर ऑलरेडी काफी प्रेशर है, तो मेरी सलाह रहेगी कि बेटर है आप इससे निकल जाए एंड वापस इसमें री एंटर करें जब सिचुएशन जेएलआर की इंप्रूव होती है। कहीं अभी इसके बारे में बहुत ही ऑप्टिमिज्म दिखा पाना ये उतना आसान नहीं है। बहरहाल इतने ही सवालों को हम आज शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर अपने सवाल पोस्ट कीजिए, कल उन सवालों के जवाब जाएंगे। बढ़ते आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। और सबसे पहले तेजस बताइए, आपके रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? तो प्रशांत जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक एक लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है इन द रिसेंट टाइम और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फॉल इन अ ब्रॉडर मार्केट, ये स्टॉक एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है क्लोज टू ऑल टाइम हाई लेवल। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 145। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 171 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 185 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो आईटी क्षेत्र से है, और ये काउंटर मैंने चुना है वो है विप्रो लिमिटेड। विप्रो में मुझे लग रहा है ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है इन द रेंज ऑफ 235 240 लेवल, और लास्ट वीक में ये स्टॉक में हमने वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा था जब ये स्टॉक ने 260 का स्तर पार कर दिया था ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, और ऊपरी स्तरों से हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देख रही है पिछले 2-3 दिनों से। तो मुझे लग रहा है ये जो मुनाफा वसूली हुई है इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे या डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 249। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 267 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 275 का। चलिए, तो विप्रो और अशोक लेलैंड यहां पर पसंद आता हुआ तेजस को। बढ़ते हैं आगे और स्नेहा, आप बताइए आपकी पसंद आज के लिए। मेरी सबसे पहली पसंद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आज फिनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक के लिए एफडीआई लिमिट रेज की है 49% से 74%, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है, और एफआई पार्टिसिपेशन बैंक में बढ़ सकती है आगे जाके। एमएससीआई के भी दरवाजे खुल जाएंगे। रिसेंटली बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिला था आरबीआई से, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होने को। तो ये दोनों ही काफी पॉजिटिव न्यूज है, एंड ओवरऑल जो बैंक की पोजीशनिंग है काफी इंप्रूव हो रही है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो एयू बैंक को रडार में रखना चाहिए विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1100। मेरी दूसरी पिक है वेदांता। तो जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सारे प्राइसेस ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। तो वेदांता जो कि एक मल्टी कमोडिटी प्लेयर है वो इससे डेफिनेटली बेनिफिट करेगी। प्लस कंपनी अपने ओवरऑल कैपेसिटी को भी एक्सपैंड कर रही है और काफी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही है। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इन सबका सीधा सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो वेदांता को टारगेट कर सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 600। चलिए, तो वेदांता में और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी की राय स्नेहा जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे तेजस, आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल आज में इतना ही, लेकिन अपने सवाल भेजिए, कल की तैयारी में मिलेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार।